अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की एक बड़ी मज़ेदार सी किताब जलेबियाँ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। ये बुक ग्रुप वालों की बहुत अच्छी किताब है और उर्दू के बड़े मज़े मज़े के असबाक हैं इसमें। और उसकी उर्दू की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है बनस्बत और बहुत सी किताबों के। तो हमें किताबों का सिलसिला बहुत पसंद आया, तो हमने कहा कि इसकी भी वीडियो सीरीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चे और अच्छी तरह से इन किताबों को समझ सकें। इसका पहला सबक स्कूल का पहला दिन उर्दू के एक बहुत बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी से लिया हुआ एक बाब है। तो हम शुरू करते हैं। कुछ बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में। जो मुश्किल अल्फाज हैं हम उनका भी जायज़ा लेंगे और अगर कहीं गहरा मफ़हूम है तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर आपसे ये इल्तिमास करेंगे कि आप भी हमें फिर इन सारी चीज़ों का वैसे ही मतलब समझाइए जैसे हमने आपको समझाया। स्कूल का पहला दिन। मेरी उम्र तो जब 8-9 बरस की होगी, लेकिन स्कूल में वो मेरा पहला दिन था। तो भाई आजकल तो बच्चे 4 साल की उम्र में स्कूल दाखिल हो जाते हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने अपनी जो शुरू की क्लासेस थी, जो शुरू के असबाक थे, वो घर में ही कर लिए थे, होम स्कूलिंग कर ली थी। पहले 3 दर्जों की किताबें, दर्जे किताब क्लासों को कहते हैं, ठीक है? पहले 3 दर्जों की किताबें मैं घर पर ही पढ़ चुका था और इस दिन पहले दर्जे में नहीं, चौथे दर्जे में दाखिले के लिए तैयारी थी, यानी 4th क्लास में दाखिला हो रहा था। शायद इसी सबब से घर के सब लोग मुझे स्कूल भिजवाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाम कर रहे थे। एहतमाम यानी इंतज़ाम, जैसे कि अच्छे से लंच बॉक्स पैक कर देना, भाई यूनिफ़ॉर्म अच्छा होना चाहिए, भाई ये चीज़ ठीक हो जाए, जूते सिर्फ ठीक हैं। तो खूब ज़रा तैयारी शैयारी करके इनको भिजवा रहे थे। स्कूल हमारे घर से ज़रा फासले पर था, यानी ज़्यादा दूर नहीं था, ज़रा फासले पर था। इसलिए अस्तबल से 2 घोड़ों वाली फिटन निकलवाई गई। ये फिटन क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फिटन होती है, 2 घोड़ों वाली, यानी इसके आगे 2 घोड़े लगते हैं और खुली होती है ऊपर से। शेड का इंतज़ाम होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो शेड डाल दिया जाता है, लेकिन वैसे इसका स्ट्रक्चर पूरा बंद नहीं होता, ठीक है? बहुत सारी तरह की मुख्तलिफ़ घोड़ों के साथ जुतने वाली गाड़ियाँ होती थी। उनके मुख्तलिफ़ नाम होते थे, कोई बग्गी होती थी, कोई विक्टोरिया होती थी और उनके अलग-अलग इस्तेमाल और काम थे और अलग-अलग शेप और साइज़ेस थे। तो उन्हीं में से एक, जो ज़्यादा भारी नहीं होती थी, छोटे-मोटे रास्ते के लिए बहुत अच्छी होती थी, कम वज़नी, हल्की-फुल्की सी और आसानी से उसमें सफ़र किया जा सकता था। तो अस्तबल ज़ाहिर है जहाँ घोड़े बंधे जाते हैं। अस्तबल से 2 घोड़ों वाली फिटन निकलवाई गई। ये फितन हमारे अब्बा साल में सिर्फ 2 बार ईदगाह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मेरी बड़ी बहनों ने लाड में आकर मुझे बहुत ही भड़कीले और पुरतकल्लुफ़ कपड़े पहनाए, जो आम तौर से शादी और ब्याह के मौक़ों पर पहनाए जाते थे। अब लड़के भी क्या भड़कीले और पुरतकल्लुफ़ कपड़े पहनते हैं? पुरतकल्लुफ़ उन चीज़ों को कहते हैं जिनका बहुत एहतमाम किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, आज हमने बहुत पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार किया। इसका मतलब ये होगा कि खाने में बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम किया कि जी सलाद भी हो, रायता भी हो और मीठे में 2 चीज़ें हों और नमकीन 4 चीज़ें हों, इस तरह का पूरा इंतज़ाम हमने किया। तो पुरतकल्लुफ़ कपड़े हों तो फिर कपड़ों में पूरा एहतमाम हो, तो जुराबें भी हों, तो उसमें आप अच्छा वाला कमरबंद बाँधें, तो जी वास्केट भी ऊपर से पहने और वास्केट के ऊपर जो है कोट गोटा टका हुआ हो और टोपी के अंदर फुंदना भी हो। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, जिस ज़माने का जो फ़ैशन होता है उस ज़माने के हिसाब से भड़कीले कपड़े अलग-अलग तरह के होते हैं। तो इनकी बहनों ने लाड में आकर इन्हें बहुत ही भड़कीले और पुरतकल्लुफ़ कपड़े पहनाए, जो आमतौर पर शादी और ब्याह के मौक़ों पर पहनाए जाते हैं। शेरवानी टाइप की कोई चीज़ पहना दी होगी। देखिए इन्होंने बताया भी आगे, सुर्ख मखमल का कोट। अब वेलवेट का कोट, मखमल वेलवेट को कहते हैं। वेलवेट का कोट आजकल वैसे ही ज़्यादातर लड़के तो नहीं पहनते, लेकिन बच्चे पहन लेते हैं। सुर्ख मखमल वैसे ही और ज़्यादा ये ख़वातीन वाला स्टाइल हो गया, लेकिन छोटे बच्चों में अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बड़े लड़कों में अच्छी नहीं लगती, छोटे बच्चों में ठीक लगती हैं।
तो सुर्ख मखमल का कोट और नेकर प्याजी रंग के सुर्ख मखमल का कोट और नेकर, प्याजी रंग के मोजे और सफ़ेद जूते। ओए होए होए, तो बिल्कुल ही बाबू बना दिया। ये सब कुछ मुझे आज भी इसलिए याद है कि इस दिन जो कुछ भी स्कूल में मेरे साथ गुजरी कि उस दिन जो कुछ भी स्कूल में मेरे साथ गुजरी उसमें ज़्यादातर हाथ इसी लिबास का था। यानी इन कपड़ों की वजह से स्कूल में कुछ हुआ फिर इनके साथ। तो खैर, इस बारातियों की सी वज़ा क़ता यानी आपका स्टाइल, आप देखने में कैसे हैं। तो खैर, इस बारातियों की सी वज़ा क़ता में हम गाड़ी में बैठ गए, फिटन में बैठ गए। एक मुलाजिम हमारी किताबें उठाए साथ हुआ और हमारी सवारी इस्लामिया प्राइमरी स्कूल की पुरानी एक मंजिला इमारत के सामने जाकर खड़ी हुई। जैसे ही हम अपनी फिटन से नीचे उतरे तो कुछ लड़के जो स्कूल के बाहर इधर उधर घूम फिर रहे थे, हमें देखते ही जोर जोर से गुल मचाते हुए स्कूल के अंदर की तरफ भागे। गुल मचाना मतलब शोर मचाना। लड़कों का शोर सुनकर एक दो मास्टर साहिबान हड़बड़ा कर बाहर निकल आए। यहाँ पहले ही मारे खौफ के कलेजा धक धक कर रहा था, दिल धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा स्कूल जा रहे थे। इस शोर और हंगामे की वजह से औसान और भी ख़ता हो गए। औसान ख़ता हो जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बिल्कुल ही ऐसा हो जाना कि कुछ समझ में ना आए कि अब क्या करूं। औसान ख़ता हो गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए। औसान जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है होश, होश समझ। और ख़ता का मतलब मिस हो जाना। तो होश खो गए, होश खो बैठे, पागल से हो गए। तो ज़ाहिर है ये तो हद दर्जे में चले गए हम पागल सा हो जाना कहकर। तो औसान ख़ता हो जाने का मतलब हम यहाँ पे लेंगे कि घबरा गए। मुलाजिम के पीछे पीछे बहुत आहिस्ता और मरी हुई चाल में जब हमने स्कूल के अंदर कदम रखा तो हर तरफ से बेशुमार आंखें यूं घूरती हुई नज़र आईं जैसे कोई चिड़ियाघर का जानवर स्कूल में आ घुसा हो। थोड़ी देर के बाद चौथे दर्जे के मास्टर साहब मुझे कमरे में साथ ले गए और कहा, जहाँ जी चाहे बैठ जाओ। हमारा शहर भी गरीब था और ये स्कूल भी गरीब। पढ़ने वाले भी गरीब थे और पढ़ाने वाले भी गरीब। कमरे में मिट्टी के फर्श पर कटा फटा सा टाट बिछा हुआ था और इस पर वैसे ही कटे फटे कपड़ों वाले बहुत से लड़के बैठे हुए थे। मैं जब इनमें जाकर बैठा तो मेरा जी चाहा कि कोई जिन या परी आए और चुपके से मेरे सब कपड़े ले जाए और मुझे अपने साथियों का सा फटा पुराना कुर्ता और पजामा ला दे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनको देखने में ऐसा महसूस हो रहा होगा ना कि मैं अचंभा हूँ, मैं मुख्तलिफ हूँ इन सब से। ये बेचारे सारे गरीब, मैं इनमें ऐसा लग रहा है कि बाबू बन के बैठ गया और जैसे कि शायद इनकी तहक़ीर करना हो, इनको नीचा दिखाना हो। तो कोई आए और मेरे कपड़े ले जाए और मुझे दूसरा कोई पुराना सा कपड़े लाके मुझे पहना दे। सारा दिन मैं लड़कों के मुख्तलिफ फ़िक्रे और फब्तियाँ सुनता रहा। फब्ती कसना, फब्ती कसना किसी को, कोई जिसको हम कहते हैं ना पॉइंट मारना, कोई ऐसा जुमला कहना जो कि तंज़ भरा हो। तो तंज़ और फ़िक्रे सुनता रहा और मेरे हम जमात लड़कों की आंखों से सारा दिन तंज़ और हिकारत बरसती रही। तो तंज़ तो आप समझते ही हैं कि ज़ुबानी बात की जाए किसी को, किसी की किसी बुरी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, और हिकारत जो है वो हक़ीर से निकला है कि उनकी आंखों से हिकारत बरस रही थी। यानी वो आंखों से इस अंदाज से देख रहे थे कि जैसे कि मुझे बहुत बुरा समझते हों। जब मुझे महसूस हुआ कि ज़र्क बर्क लिबास और ठाट बाट क्या होती है कि शान व शौकत, कि जी मेरे तो बहुत, मतलब बहुत मालदार हूँ, किसी तरह से मैं इस बात का इजहार करूँ। तो जब मुझे महसूस हुआ कि ज़र्क बर्क लिबास यानी चमकीला भड़कीला लिबास और ज़ाहिरी ठाट बाट और दिखाने की शान व शौकत से
अपने या अपने घर वालों के माल और दौलत की नुमाइश करना बहुत ही घटिया और मुहम्मल बात है। मुहम्मल का मतलब होता है बेमानी, कोई फ़ायदा नहीं, बेकार। बहुत से लोग बातें भी मुहम्मल बातें करते हैं, यानी बेकार की बातें किए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे शख्स को कहते हैं मुहम्मल गो। गो बोलने वाले को कहते हैं मुहम्मल गो। फजूल बातें करने वाले, जिससे कोई मतलब ही ना हो, ना सर ना पैर बात का। तो मालो दौलत की नुमाइश करना बहुत ही घटिया और मुहम्मल बात है। तब से मुझे इन चीज़ों से नफ़रत हो गई। मुझे ये भी एहसास हुआ कि आदमी ठीक से जब ही रह सकता है जब अपने साथियों, हमजोलियों और हमवतनों से मिलजुल कर और उनसा बनकर रहे। दूसरों से अलग और बढ़िया, बढ़िया मतलब बेहतर, बढ़िया नज़र आने का चाव, ये चाव जो है वो चाहत की ही एक फॉर्म है। चाहना, बढ़िया नज़र आने का चाव नापसंदीदा और तकलीफ़देह बात है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी सबसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगें, बिल्कुल मुख्तलिफ ही लगें सबसे, तो बताते हैं कि ये कोई पसंदीदा बात नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए तकलीफ़देह बात होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी हमारे आस-पास के लोगों में बेहतर लिबास है, हमें बेहतर लिबास ज़रूर पहनना चाहिए। और बेहतर लिबास को बेहतर करने के लिए सबसे ज़रूरी एक बात ये भी है कि वो साफ़-सुथरा हो, और वो जो हो वो अच्छी तरह से इस्त्री हुआ हो। अगर आपको खूबसूरत और अच्छा दिखने का शौक़ है तो साफ़ सुथरा लिबास पहनिए, अच्छी इस्त्री का पहनिए, कहीं से वो मैला कुचैला ना हो रहा हो, उसकी जो वज़ा-क़ता है, उसकी जो कटिंग है वो आपके जिस्म के हिसाब से बेहतर हो, ठीक है? आपकी जिस्मानियत के हिसाब से सिला हुआ हो। तो मिसाल के तौर पे अगर सभी लोग शलवार कमीज़ पहने और आपने भी शलवार कमीज़ पहन ली, सभी लोग सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहने, आपने भी सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहन ली, फिर भी आप बेहतर लग सकते हैं अगर आप साफ़-सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, इस्त्री हुए हुए हैं और उसकी कटिंग फिटिंग जो है आपके जिस्म के हिसाब से अच्छी है कपड़े की, तो इतना भी काफ़ी है। उसके ऊपर गोटे टाँकने, उसके ऊपर तरह-तरह की बेल-बूटियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आप दूसरों में बिल्कुल ही अजीब खलाई मखलूक दिखने लगें। ठीक है बच्चों? अब इसकी वर्कबुक भी है। वर्कबुक के जो सवालात हैं वो बहुत आसान हैं और वो आपको ख़ुद ही करने हैं। कुछ मैं थोड़ा-सा हेल्प कर देता हूँ। सवाल नंबर 1 जैसे पूछा गया है कि फ़ैज़ को पहले दर्जे के बजाय चौथे दर्जे में क्यों दाखिल करवाया गया था? जवाब इस तरह से लिखना है कि फ़ैज़ को पहले दर्जे के बजाय चौथे दर्जे में इसलिए दाखिल करवाया गया था। ऐसे करके जवाब बनाइएगा। दूसरे सवाल में पूछा, अब जवाब तो खुद ही बनाना है ना, आप तो बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। स्कूल के पहले दिन उन्होंने कैसा लिबास पहना हुआ था? स्कूल के पहले दिन उन्होंने, इस तरह से करके जवाब बनाइएगा। डायरेक्ट जवाब मत लिखा करें कि उन्होंने ज़र्क-बर्क और बहुत ही शान और शौकत वाला या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें अल्फ़ाज़, तो उसको डायरेक्ट मत लिखें। सवाल के कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब बनाया करें। अपने हम जमात लड़कों का हुलिया देखकर उनका क्या दिल चाहा, और अपने हम जमात लड़कों का हुलिया देखकर उनका दिल चाहा के, इस तरह से बनाएंगे। लड़कों के रवैये से फ़ैज़ को किस बात का एहसास हुआ? लड़कों के रवैये से फ़ैज़ को इस बात का एहसास हुआ कि, और जो बातें हमने आखिर में कही इतनी सारी तफसील से, ठीक है। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ गलत हिज्जे के साथ इन्होंने लिख दिया है, तो उस गलत हिज्जे को दुरुस्त करके आप लिख दीजिएगा। ये बहुत आसान काम है। कुछ इशारे हैं, उसके मुताबिक मज़मून लिखना है। इशारे क्या हैं? मज़मून का उन्वान क्या है? मेरा स्कूल। अब मेरा स्कूल के ऊपर मज़मून लिखना है, जिसमें आप शुरू करेंगे कि मेरे स्कूल की इमारत कैसी है, एक आध बात इसके बारे में होगी। मेरे स्कूल में क्या-क्या चीज़ें हैं, मेरे स्कूल का यूनिफ़ॉर्म कैसा है। तो अब ऐसा नहीं कि बेतुका बस पहले का मेरा स्कूल है, उसकी एक इमारत बहुत बड़ी है, उसमें पीले रंग का यूनिफ़ॉर्म है, उसमें खेल का मैदान है, उसमें ऐसे नहीं, बल्कि उसको ज़रा एक इस अंदाज़ से बयान करें कि सुनने वाले को खुशी हो, उसका दिल चाहे कि हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मुझे भी जाना चाहिए। तो खेल के मैदान के बारे में बात कर सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि आपके स्कूल में कैंटीन कैसी है। आप बता सकते हैं कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी कैसी है।
आप बता सकते हैं कि आपके स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियाँ, यानी निसाब कहते हैं कोर्स को, गैर निसाबी सरगर्मियाँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी कोर्स के अलावा और क्या क्या होता है, पढ़ाई के अलावा क्या क्या होता है, सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ को कहते हैं। तो ये मिलाकर कोई आप जो है वो 12-15 लाइनों का, 20 लाइनों का एक मजमून लिख के दिखाइए अच्छा सा। इसके लिए आपकी वर्कबुक में जगह भी दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद खाली जगह हैं वो आप आराम से कर लेंगे, और हर लफ्ज़ के आखिर हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं जो कम से कम 4 हर्फी हो। मसलन इन्होंने पहला हर्फ दिया मौसम, मौसम के आखिर में क्या आया, मीम। अब मीम से कोई लफ्ज़ बनाइए, इन्होंने कहा जैसे मीम से आप बना सकते थे मगर, लेकिन मगर 3 हर्फी है, ये नहीं चलेगा, तो उन्होंने बनाया, इन्होंने खुद से बना दिया माचिस। अब माचिस के आखिर में सीन आ रहा है, सीन से कोई लफ्ज़ बनाइए, इन्होंने बनाया सांप, सांप के आखिर में आ रहा है पे, अब पी से बना देता हूँ मैं पानी, पे अलिफ पा नून छुटी है, 4 हर्फी हो गया। पानी के आखिर में ये आ रहा है, ये से कोई लफ्ज़ बनाइए, जैसे यादगार। अब यादगार के आखिर में रे आ रहा है, रे से कोई लफ्ज़ बनाइए। ठीक है जी। तो यूँ लफ्ज़ गरी आप करते हुए इस पूरे चक्कर को मुकम्मल करेंगे, बड़ी मज़ेदार सी एक्टिविटी है। और आखिरी एक्टिविटी इसमें है कि खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करनी है, और सवाल है कि जैसे परिंदे के लिए हवा, वैसे मछली के लिए पानी, जैसे उस्ताद के लिए स्कूल, वैसे नर्स के लिए अस्पताल। अब अस्पताल भी लिख सकते हैं आप उसको, अस्पताल, और आप उसको हस्पताल भी लिख सकते हैं, दोनों चलते हैं। ठीक है। जैसे सुनने के लिए कान, वैसे बोलने के लिए ज़बान। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप खुद से सोच के शाबाश अच्छी तरह इसको मुकम्मल कीजिए, और यूँ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के बाद हम अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे, आप इसको अच्छी तरह से सुना कर भी दिखाइएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।